आप चुनौती मैं दे रहे हैं। बीजेपी को चुनौती देता हूँ। बीजेपी अपनी पसंद से चुन ले आएगा और असली खेल जांच के दौरान शुरू होगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती तो फिर क्या होगा? विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए कि अगर इस तरह के फर्जीवाड़े के आधार पर वोटर लिस्ट बनता है तो क्या उन्हें ऐसे चुनाव में हिस्सा भी लेना चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? जब भी डिसएनफ्रेंचाइजमेंट दुनिया में हुआ है वो हमेशा इसी तरीके से हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन मीडिया न्यूज़ में प्रीति प्रभा। मतदाता सूची में संशोधन को लेकर काफ़ी हंगामा चल रहा है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से फरमान जारी किया है, विपक्षी पार्टियां तो इसका विरोध कर ही रही हैं, लेकिन आज पटना में योगेंद्र यादव जी के द्वारा जन सुनवाई की गई है और इस जन सुनवाई में दर्जनों लोग जो बिहार के अलग अलग ज़िलों से आए और उन्होंने अपनी बात रखी, किस तरह से उनका फॉर्म भरवाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर एक बात और सामने आई है इस जन सुनवाई में कि जहां पर मुस्लिम मतदाता हैं वहां पर उनसे पूरे दस्तावेज़ मांगे जा रहे हैं और जहां हिंदू मतदाता हैं वहां पर उन्हें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। यहां तक कि उनका सिग्नेचर भी BLO कर दे रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज इंडिया के संस्थापक, किसान नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और चुनावी विश्लेषक योगेंद्र यादव जी। नमस्कार। वैसे कोई मेरी जन सुनवाई नहीं थी, ये बिहार के तमाम जन संगठनों ने मिल के जन सुनवाई की थी, इसलिए ताकि बिहार में जो हो रहा है उसकी ज़मीनी सच्चाई पूरे देश को पता लग सके। क्योंकि जो आपने कहा ना, बिहार की मतदाता सूची में संशोधन, इसके बारे में भ्रांतियों को हम दूर कर लें। नंबर एक, सिर्फ बिहार में नहीं है जी। संयोग है बिहार में शुरू हो रहा है, पता नहीं क्यों बिहार को चुना है शुरू करने के लिए। ये पूरे देश का आदेश है, पूरे देश पर लागू होगा। नंबर दो, ये मतदाता सूची में संशोधन नहीं है, मतदाता सूची का पुनर्लेखन है। बिल्कुल नए सिरे से पुनर्लेखन हो रहा है। पुरानी मतदाता सूची को कूड़ेदान में डाल के नई सूची का पुनर्लेखन हो रहा है, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं का है। नाम क्यों दिया गया है? बस ये ताकि आप और मैं भ्रम में फैले रहें, जी। है ना। ये बिल्कुल पुनर्लेखन है, पुरानी सूची को कूड़ेदान में डाल दिया गया है। नंबर तीन, ये अभूतपूर्व ऑर्डर है, क्योंकि आज तक वोटर लिस्ट पे नाम होने की जिम्मेवारी अफसरों की है, सरकार की है, शासन और तंत्र की है कि हर व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में डाला जाए। भारत के इतिहास में पहली बार वोटर को कहा जा रहा है कि तुम अप्लाई करो। जैसे तुम इंदिरा आवास योजना के लिए अप्लाई करते हो, तुम अप्लाई करो। अप्लाई नहीं किया तो वोटर लिस्ट से बाहर। कभी ऐसा नहीं हुआ है। और चौथा, पहली बार वोटर से कहा जा रहा है मुझे क्या पता तुम भारत के नागरिक हो या नहीं हो, तुम सबूत लेके आओ। ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए ये अभूतपूर्व है, ये असंवैधानिक है, ये अलोकतांत्रिक है और बिहार में तो ये अव्यावहारिक और असंभव है। और ये फैसला चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने ये फरमान जारी किया है, लेकिन विपक्षी पार्टियां, यहाँ तक कि आप भी बीजेपी के ऊपर दोष मढ़ रहे हैं। इसमें बीजेपी की क्या भूमिका है? नहीं, मैं बीजेपी को दोष नहीं मढ़ रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, ये स्पष्ट है कि चुनाव आयोग अपने दिमाग से काम नहीं कर रहा। चुनाव आयोग को कहीं ऊपर से इशारा हुआ है। आप देखिए ना, 24 जून को चुनाव आयोग ने फरमान जारी किया। उससे 25 दिन पहले चुनाव आयोग खुद बता रहा था कि हम आने वाले महीनों में क्या महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं। 21 कामों की लिस्ट गिनाई थी, उसमें इसका जिक्र भी नहीं था। तो खुद चुनाव आयोग को 25 दिन पहले पता नहीं था कि वो ये काम करने वाला है ना। तो भाई क्या, या तो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई या कहीं ऊपर से फ़ोन आ गया। आप ही सोचिए, आपको पूरे देश में ये आदेश लागू करना है, सबसे पहले बिहार को चुनेंगे। बारिश के मौसम में, बाढ़ के मौसम में, रोपनी के समय आप बिहार को चुनेंगे। उस बिहार को जहाँ इतने ज़्यादा लोग बाहर रहते हैं, उस बिहार को जहाँ दस्तावेज़ों की बेहद कमी है, उस बिहार को चुनेंगे चुनाव से 4 महीना पहले। कोई तो खेल होगा ना। तो बस मैं तो पूछ रहा हूँ, क्या खेल है, किसकी जुगलबंदी है, किसका इशारा है। अब जब मैं सवाल पूछता हूँ तो बीजेपी वाले उछलते हैं। तो कई बार होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो पता लग जाता है जो उछल रहा है वही परेशान होगा। आप लगातार ये भी सवाल उठा रहे हैं कि बिहार में जो मजदूर बाहर हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उन्हें बाहर किया जा रहा है वोटर लिस्ट से, और जो माइनॉरिटी हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनको बाहर करने की ये साजिश है।
ये किस आधार पर आप कह रहे हैं? अप्रवासी के बारे में तो प्रवासी के बारे में तो साफ कह ही रहा हूँ, वो तो स्पष्ट था। आज हमने प्रवासी मज़दूरों का एक इंटरव्यू किया और उसको आज ही हमने चलाया है। वो इंटरव्यू स्पष्ट दिखाता है, एक सर्वे किया है कि 20% प्रवासी मज़दूरों को तो आज भी पता ही नहीं है कि एसआईआर नामक कोई चीज़ हो रही है। जो 33% मज़दूर हैं उनके पास इनमें से एक भी दस्तावेज नहीं है, और उनमें से अधिकांश लोग बता रहे हैं कि पता नहीं घर के अंदर कुछ हुआ, घर वालों ने बताया, पता नहीं क्या हो रहा है। तो प्रवासी के खिलाफ तो है ही है, गरीब के खिलाफ है, क्योंकि गरीबों के पास सबसे कम दस्तावेज हैं, और गरीब अपढ़ भी होता है, अपढ़ लोगों के खिलाफ है, क्योंकि पढ़े लिखों के पास मैट्रिक सर्टिफिकेट होगा। चुनाव आयोग जिस तरह के सर्टिफिकेट्स मांग रहा है वो पढ़े लिखे लोगों के पास हो सकते हैं, सामान्य लोगों के पास नहीं होते हैं। इसलिए गरीब विरोधी है, अपढ़ विरोधी है और महिला विरोधी है, क्योंकि 2 तरीक़ों से विशेष महिला पे हमला है। क्योंकि वो सर्टिफिकेट होने की संभावना महिला के पास सबसे कम है, क्योंकि मैट्रिक बिहार में पुरुष और महिला में बहुत बड़ा फासला है। और दूसरा, महिला से कहा जा रहा है, पुरुष से कहा जाता है कि तुम अपने माँ बाप का लेके आओ, महिला से कहा जाता है कि तुम मायके से सर्टिफिकेट लेके आओ। कहाँ से लेके आएगी? तो मैंने तो बार बार इनका जिक्र किया है। जहाँ तक माइनॉरिटीज़ की बात है, माइनॉरिटीज़ पे लिखित रूप से इस आदेश में ऐसा कुछ नहीं है जो कि एक विशेष समुदाय या माइनॉरिटी को टारगेट करता हो, लेकिन जो ज़मीन पे हो रहा है वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है कि खेल है। चूँकि इस प्रक्रिया के माध्यम से चुनाव आयोग ने मनमानी का इतना स्कोप बना लिया है, बिना सर्टिफिकेट के आपने लोगों से प्रोफॉर्मा ले लिया। अब उसके बाद ईआरओ तय करेगा, अपनी लोकल इंक्वायरी और अपनी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से तय करेगा कि आप नागरिक, आपको वोटर लिस्ट में होना चाहिए या नहीं। जहाँ भी इस तरह की मनमर्जी होती है वहाँ एक तरफा अन्याय होता है, और मेरा डर है कि जैसा, और जो कि बीजेपी के नेताओं के बयानों से साफ है कि वो बार बार सीमांचल और सब कह रहे हैं, देखो उनको नेपाल नहीं दिखाई देता है, उनको बांग्लादेश दिखाई देता है। लाखों लोग जो वहाँ से इधर आते हैं, शादियाँ करते हैं, वो उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो तो हिंदू हैं, है ना। प्रॉब्लम सिर्फ ले दे कि इनको मुसलमान का नाम लाए बिना इनका काम पूरा नहीं होता। लेकिन मेरा कहना है कि अगर इतनी आर्बिट्रेरी पावर आप ईआरओ को दे दोगे तो कहीं पे पेंच टाइट करेगा, कहीं पे पेंच ढीला छोड़ देगा। आप जानती हैं ढीला कहाँ छोड़ा जाएगा और टाइट कहाँ किया जाएगा, यही सारा खेल है। तो उसमें माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होने की आशंका है, लेकिन गरीब, मज़दूर और महिला के खिलाफ होने का प्रमाण है। आप ये कह रहे हैं कि उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके पास कागजात नहीं हैं जो कागज़ मांगे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने ही जारी किया है कि 88% से भी ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भर के जमा कर दिया है। मजाक नहीं है? आपको नहीं लगता? आप बिहार देखती हैं, मेरे को बताइए, मैं आपसे कहता हूँ, आप एक गांव बिहार का चुन लीजिए, बीजेपी वालों से पूछ लीजिए कि अच्छा तुम बताओ कोई सबसे अच्छा अपनी पसंद का गांव चुनाओ, उस गांव में हम चलेंगे। 88 छोड़िए, अभी तो चुनाव आयोग 92-93 बता रहा है ना। तो 90% लोग अगर ये कह दें उस गांव में कि हाँ मेरे घर बीएलओ आया, उसने मुझे 2 फॉर्म दिए, एक फॉर्म मैंने भर के दिया, दूसरा पावती उसने मुझे वापस दे दिया, और उसके बाद मैंने उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे उनमें से एक डॉक्यूमेंट मेरे पास कम से कम था, मैंने अटैच कर दिया, जो कि बीएलओ ने अपलोड कर दिया। ऐसा एक गांव आप बिहार में ढूंढ दीजिए। आप चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी को चुनौती देता हूँ, बीजेपी अपनी पसंद से चुन ले, बीजेपी के उप मुख्यमंत्री अपना गांव चुन ले, नीतीश कुमार अपना गांव चुन ले, वहाँ ये बात सच नहीं, ये फ्रॉड हो रहा है, खुल्लम खुल्ला मैं कहता हूँ, फर्जीवाड़ा हो रहा है। आपने नहीं देखी रिपोर्ट? बीएलओ किसी के घर नहीं जा रहा, लोग बीएलओ के घर जा रहे हैं। 2 फॉर्म किसी को नहीं मिले हैं, पावती एक व्यक्ति को भी नहीं मिली। आज आपने सुना होगा इसके अंदर, केवल वो व्यक्ति जो कि चढ़ गया बीएलओ के ऊपर, कहा कि मैं जिरॉक्स करवा के लाया हूँ, अब तुम पावती दो, उस बेचारे को पावती मिली है और किसी को पावती नहीं मिली है। फॉर्म लोग नहीं भर रहे हैं, बीएलओ भर रहे हैं, दस्तखत बीएलओ कर रहे हैं। जब ये हकीकत है तो ऐसे में कहाँ से ये आंकड़े आ रहे हैं? ये आंकड़े केवल एक काम के लिए आ रहे हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल भरी जा सके। देखिए, हमने कार्य को पूरे तरीके से संपन्न कर दिया।
हकीकत ये है कि जितना फर्जीवाड़ा हो रहा है, आपने तो देखा होगा, लोगों ने आज आके बोला कि भाई मैंने बीएलओ का चेहरा नहीं देखा, बीएलओ ने मेरे को नहीं देखा और मेरा फॉर्म भरा गया। मैं जानना एक चाहता बहुत हूँ। बड़ा कन्फ्यूज़न है, चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, ये सारे दस्तावेज नहीं चलेंगे, इसे खारिज किया गया है। लेकिन बीएलओ सिर्फ आधार नंबर मांग कर फॉर्म को भर दे रहा है। अब वो तो ये आधार क्या नंबर है? मांगने का कारण ये है कि चुनाव आयोग ने जो फॉर्म बनाया है उस फॉर्म में आधार नंबर का एक कॉलम है जो बीएलओ को भरना जरूरी है। बीएलओ, देखिए बीएलओ के पास आपके सारे डिटेल्स पड़े होते हैं। अमूमन बीएलओ के पास आपका आधार नंबर भी लिखा होता है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं होता। तो बीएलओ केवल फॉर्म भरने की नीयत से वो काम कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आधार को मान्य कर रहे हैं। जी। इसका मतलब ये नहीं है कि आधार के आधार पर आपका वोटर लिस्ट में नाम हो जाएगा। जो 1 तारीख को लिस्ट आएगी वो केवल कच्ची लिस्ट होगी। उसके आधार पर आपको वोटर लिस्ट में जाने का अधिकार नहीं होगा। उसके बाद जांच शुरू होगी। जांच में जब ठीक पाया जाएगा तब आपका नाम वोटर लिस्ट में आएगा और असली खेल जांच के दौरान शुरू होगा। तो इसलिए अभी से मत मानिए कि आधार को स्वीकार कर लिया, चुनाव आयोग ने स्वीकार नहीं किया और यही दुर्भाग्य है। जो दस्तावेज लोगों के पास पक्के हैं, चुनाव आयोग कहता है वो हम नहीं मानेंगे, और जिसके बारे में पता है कि लोगों के पास नहीं है, कहता है वो वाले लेके आओ। ये क्या खेल है? तो आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है? मुझे तो यही लगता है कि दुनिया भर में जब भी लोगों का वोट छीनने की कोशिश हुई है, जब भी डिसएनफ्रेंचाइजमेंट दुनिया में हुआ है, वो हमेशा इसी तरीके से हुआ है। आप फलां दस्तावेज लेके आइए, प्रॉपर्टी का, शिक्षा का। जब अमेरिका में अश्वेत लोगों का वोट छीना गया था, ये कह के थोड़ी छीना गया था कि अश्वेत तो आपको वोट नहीं देंगे। ये कह के किया गया था कि आप शिक्षा की सर्टिफिकेट लाइए, ये लाइए। दुनिया में हमेशा डिसएनफ्रेंचाइजमेंट दस्तावेजों के जरिए होता है और ठीक वही खेल यहाँ खेला जा रहा है। दुर्भाग्य है कि वो संस्था जो कि 75 साल से वो काम कर रही थी कि अधिक से अधिक लोगों को कैसे जोड़ा जाए, वो अब इस फिराक में है कि अधिक से अधिक को कैसे निकाला जाए। ये लोकतंत्र के लॉजिक के बिल्कुल उल्टा है। पिछले 75 साल से जो कुछ हो रहा है उसको सर के बल खड़ा करने की कोशिश है, उल्टी गंगा बहा रहे हैं। इसलिए इसका विरोध होना चाहिए, केवल इसलिए नहीं कि अव्यावहारिक तो है ही, जी। असंभव तो है ही, लेकिन ये असंवैधानिक है। इसका विरोध होना चाहिए, इसे रद्द करवाना चाहिए। आपने जन सुनवाई करवाई, उसमें जो लोगों ने अपनी बातें रखी, जो समस्याएं रखी, आप क्या करने वाले हैं इसे लेकर? जन सुनवाई के अंदर जो बातें आई हैं उसको लेके हम सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखेंगे और जनता के बीच में भी लेके जाएंगे कि देखिए बिहार की ज़मीनी हकीकत ये है। वो हमारा काम रहेगा। तो आज की जन सुनवाई का उद्देश्य ये था कि हम जैसे लोगों के विचारों से आगे आम जनता की जो दुख तकलीफ़ है वो चीज़ सामने आए, वो लोगों तक जाए, जो कि और सब लोगों के सामने हो। हमने तो इसमें चुनाव आयोग को भी आमंत्रित किया था कि आप भी आइए, देखिए क्या हो रहा है। वो आए नहीं, लेकिन जनता को तो दिखाना हमारा कर्तव्य है। तो आप विपक्षी पार्टियों को क्या सजेशन देना चाहते हैं? विपक्षी पार्टियों ने इस सवाल को उठाया है और बहुत ज़रूरी था और अच्छा किया कि उन्होंने उठाया है, लेकिन मैं समझता हूँ इससे कहीं आगे ले जाने की ज़रूरत है। विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए कि अगर इस तरह के फर्जीवाड़े के आधार पर वोटर लिस्ट बनता है तो क्या उन्हें ऐसे चुनाव में हिस्सा भी लेना चाहिए जो कि फर्जीवाड़े पर आधारित वोटर लिस्ट पर तय हो। क्योंकि एक बात तो तय है कि ये लिस्ट पुरानी लिस्ट से ज़्यादा गड़बड़ होगी। सुधारने की बजाय ये तो ख़राब करने का तरीका है। जब इस तरीके से होगा तो क्या विपक्ष को इसमें हिस्सा लेना चाहिए? इस पे विपक्ष को मिलकर अपनी एक राय बनानी चाहिए, इस पर एक स्पष्ट स्टैंड लेना चाहिए। एक राय तो बनी हुई है, विपक्ष तो लगातार इस पर आंदोलन विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या आप उस चुनाव में हिस्सा लेंगे जो कि ऐसी फर्जी लिस्ट पर आधारित हो? इसके बारे में विपक्ष को एक स्टैंड लेना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल आपसे है। आप SIR को लेकर आप याचिकाकर्ता भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में अगर इस पर रोक नहीं लगाई जाती तो फिर क्या होगा? तब देखा जाएगा। क्या करेंगे आप? देखिए, SIR के आदेश में कई गड़बड़ियाँ हैं, जिनमें से एक गड़बड़ी ये है कि ये गैरकानूनी भी है। तो कानूनी, गैरकानूनी, संवैधानिक, असंवैधानिक का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन लोकतांत्रिक है या नहीं। लेकिन चुनाव आयोग तो संवैधानिक संस्था है। एक तो वो चीज़ है कि आप कुछ काम करें, वो अच्छा है, बुरा है, कानूनी है, गैर कानूनी है। बहुत चीज़ें होती हैं जो कि बुरी होती हैं लेकिन गैर कानूनी नहीं होती।
माँ बाप के साथ बुरे तरीके से बात करना गैर कानूनी नहीं है, लेकिन बुरा है ना, है ना। तो लोकतंत्र में भी बहुत चीज़ें होती हैं जो बुरी होती हैं, लेकिन गैर कानून असंवैधानिक के दायरे में नहीं आती। तो मेरा मानना है कि जो SIR की प्रक्रिया है ये अलोकतांत्रिक भी है, असंवैधानिक भी है। असंवैधानिक है या नहीं उसका फैसला चुनाव आयोग करेगा, लेकिन लोकतांत्रिक है या नहीं उसका फैसला जनता करेगी। हम करेंगे, सब लोग मिलकर करेंगे, और इस अलोकतांत्रिक आदेश के विरुद्ध लड़ना हमारा अधिकार है। जी, योगेंद्र यादव जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।